नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सुपर 70 वस्तुनिष्ठ के सभी प्रश्नों के हल। तो चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले हम विद्यार्थी का नाम यहां पर और स्कूल का नाम लिख देंगे। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ 26 और 91 का HCF है। तो 26 और 91 का जब हम लेंगे, दोनों के अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उसमें देखेंगे कि 13 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका HCF होगा 13। फिर 96 और 404 का HCF लेना है हमें, तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उसमें 2 गुणा 2 दोनों में पाया जाएगा, इसलिए 2 गुणा 2 क्या है, इसका HCF है। अगला तीसरा नंबर है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, जो सबसे छोटी छोटी घात रहेंगी अभाज्य गुणनखंडों में, उनका जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, महत्तम समापवर्तक HCF सही है इसका उत्तर। फिर आगे है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा, ऋण b बटे a होगा। फिर है, रैखिक बहुपद की घात होती है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। फिर है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या है कि px के शून्यक कितने हैं। यहां देखिए, यहां आकृति में क्या है कि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, इसलिए px के शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी है, 0 है, तो यहां पर 0 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर 7वां है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो समीकरण निकाय a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0 का क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होता है तो एक अद्वितीय हल होता है। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है किंतु बराबर नहीं c1 बटे c2 होता है तो कोई हल नहीं। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो अनंततः अनेक हल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण ध्यान रखें बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि y बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा, इस y के स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। यहां 1 रख देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। जब इस 2 का उस तरफ पक्षांतर होगा तो 5 ऋण 2, तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आगे है, एक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। कब होंगे, वास्तविक एवं असमान। तो वास्तविक एवं असमान होंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो। वास्तविक एवं समान कब होंगे, जब विविक्त कर का मान 0 के बराबर हो। और अवास्तविक कब होंगे, जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा हो। केवल वास्तविक शब्द यदि पूछा जाएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या बराबर होता है, तब हम केवल वास्तविक कहेंगे, समान असमान शब्द उसमें नहीं जोड़ेंगे। 11वां प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बटे a होगा। फिर हमारे पास एक समीकरण दिया है x इंटू एक्स माइनस a x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति क्या होगा, एक बार आएगा x बराबर 0 और फिर x ऋण 1 को 0 मानेंगे तो एक बार आएगा x बराबर 1। दो मूल कौन कौन से आएंगे, 0 और 1। तो मूल वास्तविक तो हैं किंतु असमान है, तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। देखिए, द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 होने पर मूल होंगे। विविक्त कर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 है तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। फिर है, उस एपी का प्रथम 4 पद क्या होंगे जिसका प्रथम पद 10 और सार्वंतर 0 है। सार्वंतर 0 यानी प्रथम पद में कोई बदलाव नहीं होगा, तो प्रथम पद जो 10 था दूसरे में भी 10 ही रहेगा, तीसरे में भी 10 ही रहेगा, चौथे में भी 10 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। एपी हमारे पास है 10, 7, 4 का 17वां पद ज्ञात करना है। तो एपी का 17वां पद यानी a प्लस 16d, हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 16d करना पड़ेगा 17वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद कितना है, 10 है और धन 16 और d का मान देखिए 3 कम हो रहा है, यानी 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 और ऋण हो जाएगा 16 तिया 48, है ना। 17वां पद ज्ञात करना है ना, तो कितना आया, ऋण 38 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एपी है
इसका कौन सा पद 78 है। फिर से हमारे पास है कि एपी का कौन सा पद 78 है। तो देखिए यहां पर हम ले लेते हैं 78 है, मतलब L का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 78। A प्लस एन माइनस 1D वाला ही फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद है हमारे पास 3, n माइनस 1 और d का मान क्या है 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और अंतिम पद है हमारे पास 78। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 75, उसके बटे 5, और ये हो जाएगा कितना n माइनस 1। तो 5 एकम 5 और फिर 5m 25, तो n का मान कितना हो जाएगा 15 में 1 जुड़ जाएगा तो 16। तो क्या हो गया हमारे पास n का मान 16 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है बच्चों। फिर आगे है किसी एपी का 10वां पद उसके 15वें पद से 10 कम है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो देखिए एपी का हमारे पास क्या दिया हुआ है 10वां पद उसके 15वें पद से 10 कम है। तो हमें क्या देखना है कि 10वां पद एपी का क्या लिख देंगे 15वां पद बराबर 10वां पद। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, 10वां पद 15वें पद से 10 कम है, ये 10 कम है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना है 10 जोड़ देना है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है सार्वंतर। तो 15वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 14d, और 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d। a से a कैंसिल हो गया, और इधर कौन है 10 है। 9d का जब इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो बचेगा 5d बराबर 10। तो d बराबर हो जाएगा 10 बटे 5 यानी 2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ d का मान 2 प्राप्त हुआ, तो यहां हमने 2 पर टिक कर दिया। अब 18वां है सभी वृत्त सभी वर्ग सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर हमें ध्यान रखना है कि समरूप नहीं होते कौन, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, सभी आयत समरूप नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यह थेल्स प्रमेय का कथन है। फिर आगे 20वां है बिंदु 0,6 और 0,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों में एक एक बिंदु 0 है। तो देखिए x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 0 पूरे का वर्ग और y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। तो देखिए -2 माइनस 6 यानी -8 का वर्ग जब हम करेंगे तो 64 होगा, और 64 का वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। तो इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 8 इकाई होगी। फिर आगे है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक के बराबर होती है और y अक्ष से दूरी x निर्देशांक के बराबर होती है। फिर हमें दिया है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फिर हमारे पास वही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग अंडर रूट के अंदर। तो देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, ये दूरी सूत्र है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए x2 यानी 4 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन 1 ऋण 3 पूरे का वर्ग, ये कहाँ रहेगा अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा यानी करणी के अंदर ये 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8। अंडर रूट 8 को यदि हम तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, तो 2 हो जाएगा करणी से बाहर, तो 2 करणी 2 इकाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। फिर है y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है और x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। बिंदु ऋण 2, 3 की कोटि है, तो भुज है ऋण 2 और कोटि है 3, तो यहां पर कोटि कितनी है 3 है। फिर आगे है हमारा 25वां प्रश्न, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरी सर्वसम्मिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा ऋण टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही है। फिर है टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है।
फिर है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा का जब कॉट थीटा से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। आगे है टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा हमें ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि टेन थीटा कितना है, 3/4 है, यानी लंब बटे आधार या सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दोनों दी गई हैं। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। हमें पता है कि जिनके लंब और आधार 3 और 4 होते हैं, कर्ण 5 प्राप्त होता है। हमें ध्यान रखना है, कर्ण क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी 3/5। अब कर्ण कैसे ज्ञात होता है, हमें पता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, और वर्गमूल लेंगे तो कर्ण हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो इसलिए हमें लंब बटे कर्ण यानी 3/5 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे लेते हैं तीसरा प्रश्न। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है। मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की यदि बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है। यदि ऊंचाई करनी 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश होता है। और यदि आधार यानी छाया करनी 3 गुना होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता है। यह भी ध्यान रखना है बच्चों। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह बदल कर भी प्रश्न आता है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का आधा होता है कि नहीं, व्यास तो बड़ा है तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसे हम याद रखने के लिए बोले कि बड़ा भाई व्यास है, छोटी बहन त्रिज्या है, तो व्यास त्रिज्या का आधा होता है। यह कथन कैसा है, असत्य है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r वर्ग बराबर 16, तो r बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या प्राप्त हुई। तो व्यास क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या का दुगना यानी 8 मीटर, सॉरी यहां पर 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में है। वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है, θ/360 पाई r वर्ग। सबने याद किया है। वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 पाई r वर्ग। यहां नहीं है इसलिए ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से कोई नहीं। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। तो एक घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और एक घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। किसी घटना ई के लिए पीई और पीई नहीं क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पीई नहीं, दोनों का योग करेंगे तो 1 होगा। घटना का घटित होना और घटित नहीं होना संपूर्ण घटना कहलाएगी, इसलिए उसका योग 1 होगा। फिर दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 32 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल सूत्र है। तो सीधे एलसीएम 8 का भाग जब हम 32 में देंगे तो एचसीएफ 4 प्राप्त होगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो px के शून्यक देखिए यहाँ 1, 2, 3 बिंदु पर x अक्ष को ये जो ग्राफ है ये काट रहा है, तो हमें कहेंगे कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहां पर हम 3 में लगा देंगे। आगे है जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 तो समीकरण जो दिया हुआ है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का क्या होगा, जब पहला ही बराबर नहीं है तो एक अद्वितीय हल होगा। फिर दिया है समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 रख दे, हम x बराबर 1 रख दे तो 1 उस तरफ चला जाएगा तो 5 ऋण 1 4 हो जाएगा, उसके बट्टे में 2 जाएगा तो 2, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। एक द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे जब b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यहां दिया है AP हमारे पास दी है 10, 7, 4 डैश 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 का 10वां पद क्या होगा। हमें पता है कि AP का प्रथम पद 10 है और सार्वांतर 3 कम हो रहा है यानी ऋण 3 है। 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, ऋण 3 प्राप्त होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, A धन 9D, A का मान है 10 और 9D का मान हो जाएगा ऋण 27, तो प्राप्त हो जाएगा ऋण 17।
समांतर श्रेणी के पहले पद को दूसरे पद में से घटाने पर जो मान हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? सार्वांतर कहलाता है। फिर हमारे पास एक एपी दी हुई है, उसका कौन सा पद 78 है? तो इसका 16वां पद 78 है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है क्या? त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है? नहीं, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो यह असत्य है। फिर आगे है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो पाई आर वर्ग होता है, जो ये तीनों में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। फिर एक घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता कितनी है? 0 है। किसी घटना ई के लिए ई और पीई नहीं, दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। फिर आगे देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए। इस साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 प्राप्त होगा। फिर पाई का मान वास्तव में क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर आगे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत या अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एलसीएम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल तो एचसीएफ होता है। सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे, देखिए सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात एचसीएफ कहलाती है। सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। उभयनिष्ठ शब्द आता है एचसीएफ में, हमें यह ध्यान रखना है, और सभी शब्द आता है एलसीएम में। 140 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बहुपद पीएक्स के कुल शून्यक किसके बराबर होते हैं? बहुपद के आरेख के एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या। एक्स अक्ष पर जितने बार वो प्रतिच्छेद करेगा आरेख, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। यदि दो रैखिक समीकरण एक ही सीधी रेखा को दर्शाते हैं तो कैसा युग्म बनाते हैं? एक अनंत हल होते हैं। इस स्थिति में क्या होते हैं? देखिए दो रैखिक समीकरण एक ही सीधी रेखा को दर्शाते हैं तो वे कैसा युग्म बनाते हैं? वो एक अनंत हल की स्थिति निर्मित करते हैं। माध्य माध्यक बहुलक के बीच में क्या संबंध है? वास्तव में बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य होता है। किसी समूह में बार बार आने वाले आंकड़े को क्या कहा जाता है? बार बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है तो वो बहुलक कहलाता है। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रैखिक समीकरण युग्म जो दिए हुए हैं उनका क्या हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। का एक अद्वितीय हल होगा। फिर हमारे पास x ऋण 2y बराबर 0 है, 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0। उपयुक्त रैखिक समीकरण के युग्म में रेखाएं कैसी होंगी? तो देखिए हम इनके गुणांक देखते हैं। x के गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 के बटे 3 करेंगे तो 1 बटे 3। यहाँ ऋण 2 है, ऋण 2 के बटे 4 करेंगे तो ऋण 1 बटे 2 आएगा। दोनों आपस में बराबर नहीं है, अर्थात एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। फिर 63 नंबर समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें सार्वांतर ज्ञात करना है। 1.5 से 1 बटे 2 हो गया, यानी घट रहा है तो सार्वांतर ऋण 1 होगा। फिर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 1 बटे 3 का विविक्त कर ज्ञात करना है, यानी b वर्ग ऋण 4ac का हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो विविक्त कर बराबर हो जाएगा, विविक्त कर कितना हो जाएगा? विविक्त कर बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो b वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग, देखिए यहाँ b कितना है? ऋण 2 है। ऋण 2 का वर्ग ऋण 4 गुणा a का मान है 3 और c का मान है 1 बटे 3। 3 से 3 कैंसिल, ऋण 2 का वर्ग हो गया 4, 4 में से 4 गया तो 0। विविक्त कर का मान क्या आया? 0 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, या वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता के बराबर क्या होगा? दोनों का योग 1 होगा। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान कितना होगा? 1 होगा। सर्वसम्मिका 1 है। तो ठीक है बच्चों, यहां पर सुपर 70 टेस्ट का हल पूर्ण होता है। धन्यवाद।